नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभिनंदन है इस कक्षा के अंतर्गत। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने जैव प्रौद्योगिकी के जो मूलभूत सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स जो थे उन और वहाँ हमने देखा था कि जैव प्रौद्योगिकी जो है उसके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। कौन-कौन से 3 चरण हैं एक बार मैं उन नाम जो हैं वो आपको पुनः बता देता हूँ। तो जैव प्रौद्योगिकी के मूलभूत जो 3 चरण थे, उनकी बात की थी कक्षा के अंतर्गत। उनमें से प्रथम जो चरण है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी कुल जो चरण है वो कितने हैं? कुल जो चरण है वो है 3। कितनी संख्या है इनकी? 3 जो है वो इसके मूल चरण है। कौन-कौन से 3 मूल चरण हैं? जिसमें से सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि जिस जीन का हमें ट्रांसफर करना है, किसी भी होस्ट सेल्स में या किसी भी परपोषी कोशिका में जिसे हमें भेजना है, सबसे पहले हम उस जीन की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। पहचान उस जीन के साथ-साथ उस डीएनए की भी पहचान की जाती है जिसके ऊपर वो पाया जाता है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये है वांछित जीन युक्त वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। डीएनए की पहचान करना ये हमारा पहला चरण होता है वांछित जीन युक्त डीएनए की क्या करना? पहचान। उसके बाद दूसरा जो चरण था वो ये था कि जिस डीएनए के ऊपर ये जीन पाया जाता है उस डीएनए से इस जीन को हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। यानी कि जो हमारा जीन है इस जीन को हम यहाँ से क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल कर इसको किसी भी होस्ट सेल्स के अंतर्गत जो भी हमारी होस्ट सेल है उसके अंतर्गत हम इसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर। तो इसका सेकंड जो स्टेप होता है वो ये होता है कि इच्छित जीन जो होता है, डिजायर्ड जो जीन है, इच्छित जीन को किसी परपोषी कोशिका में इच्छित जीन को किसी परपोषी परपोषी को अंग्रेजी में कहा जाता है होस्ट। परपोषी यानी कि होस्ट कोशिका में क्या करना? ट्रांसफर। परपोषी कोशिका में ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना, ये होता है इसका दूसरा स्टेप। और तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि अब हमने इसको होस्ट सेल्स यानी कि परपोषी कोशिका में अब हमने इसको स्थानांतरित कर दिया। तो हम इस होस्ट सेल्स के अंतर्गत इसको सुरक्षित करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगली जो पीढ़ी है, इसको क्या करेंगे? स्थानांतरित। तो थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है कि स्थानांतरण के पश्चात इच्छित जीन को परपोषी कोशिका में सुरक्षित करना, इच्छित जीन को परपोषी कोशिका में परपोषी कोशिका में सुरक्षित कोशिका में सुरक्षित करना व इसकी जनरेशन सुरक्षित करना एवं इसकी पीढ़ी में, पीढ़ी का मतलब जनरेशन जो होती है, इसकी पीढ़ी में क्या करना? स्थानांतरित करना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन 3 चरणों को करने के लिए हम अलग-अलग स्टेप लेते हैं। तो एक तो सबसे पहला है हमारा डीएनए की पहचान, उसके बाद इस इच्छित जीन को किसी परपोषी कोशिका में हम क्या करेंगे? स्थानांतरित। स्थानांतरित करने के लिए हमें 2 क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस तो क्या है? पहला प्रोसेस तो है कि ये वांछित जीन जिस डीएनए पर पाया जाता है, इसे वहाँ से क्या करना? अलग करना। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि जीन को डीएनए से क्या करेंगे? अलग। इनको डीएनए से काटकर क्या करना? अलग करना। अब देखिए जब इसको काटा जाता है तो कुछ टुकड़े छोटे होते हैं और कुछ टुकड़े कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। इन टुकड़ों को भी हम एक दूसरे से छोटे-छोटे टुकड़ों को एक साथ करते हैं और बड़े-बड़े टुकड़ों को एक साथ करते हैं। इसके लिए हम काम में लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि, जिसको हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास। और दूसरा, इसको स्थानांतरित करने के हमें जिसकी आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से इसको भेजा जाएगा, वो होता है हमारा वाहक, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं?
वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसको काट लेंगे, काटने के बाद इसके जो टुकड़े, इसके जो फ्रेगमेंट्स हमें प्राप्त होंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं? तो वो एक विधि होती है जिसका नाम क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। इसका नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड जिसको हम कहते हैं। ये एक विधि होती है जिसके द्वारा इन टुकड़ों क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विधि काम कहाँ आती है। तो ये विधि कहाँ काम में आती है? मैंने टुकड़ों को काटने के पश्चात उनको आकार के क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, जिसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इस विधि का उपयोग। तो ये विधि क्या होती है? इसमें डीएनए के टुकड़ों को एक विशेष तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है, अलग। इस विधि में क्या होता है, इस विधि का सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसका प्रिंसिपल्स क्या है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत होता है छलनी प्रभाव। सिव इफेक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। सिव इफेक्ट यानी कि जैसे चीजों को हम छानकर अलग करते हैं, उसी तरीके से इसमें टुकड़ों को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लेकिन उसके लिए मेथड दूसरा लेते हैं। और इस विधि के जो खोज करता है वो कौन है? तो इस विधि के खोज करता है आईसीएस नाम के वैज्ञानिक। दिस मेथड इज डिस्कवर्ड बाय आईसीएस। आईसीएस नामक जो वैज्ञानिक है वो इस विधि के क्या है, खोज करता है। इस विधि में करते क्या है? तो मैंने कहा टुकड़ों को काटने के पश्चात उनके आकार के क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। डीएनए खंडों को क्या करते हैं हम, डीएनए के जो खंड होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है इसमें, इस प्रक्रिया में किया जाता है डीएनए खंडों को, डीएनए खंडों को उनके आकार के क्रम में, के आकार के क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित। आकार के क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ये होता है इस विधि के अंतर्गत। अब कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम एक पूरी प्रोसेस देखते हैं। पूरी क्या करते हैं हम उसके अंतर्गत देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं इच्छित जीन युक्त डीएनए। सबसे पहले हमने क्या लिया है, इच्छित जीन युक्त डीएनए। अब इस जीन युक्त डीएनए को हम क्या करेंगे, इस जीन युक्त डीएनए को क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं हमारी, उनकी सहायता से क्या करते हैं, काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिबंधन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंदी नाम भी मैं लिख देता हूं, क्या कहा जाता है, प्रतिबंधन एंजाइम बोलते हैं। इनको आप आणविक कैंची, मोलिक्यूलर सीजर के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है, उसी चीज की जाती है। अब काटने के पश्चात क्या करेंगे, तो काटने के पश्चात हम इनको क्या करते हैं, काटने के पश्चात इन खंडों को यहां से काटेंगे, तो काटने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, काटने के पश्चात हमें डीएनए खंड प्राप्त हो जाएंगे। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, डीएनए खंड क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर। अब जो ये डीएनए खंड हमें बने हैं, इन डीएनए खंडों को हम किस कहाँ ले जाएंगे, किसी भी कल्चर मीडियम के अंतर्गत ले जाएंगे। और यहाँ जो हम कल्चर मीडियम काम में लेते हैं वो होता है हमारा एगारोज। तो इसको कहाँ ले जाते हैं, इसको हम ले जाते हैं कृत्रिम संवर्धन माध्यम जो है हमारा, कृत्रिम संवर्धन माध्यम, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम जो होता है, कृत्रिम संवर्धन माध्यम कौन सा लिया हमने, यहां हमने जो कृत्रिम संवर्धन माध्यम लिया है वो लिया है एगारोज जेल। एगारोज जेल हम यहां काम में लेते हैं। ये हमारा कृत्रिम संवर्धन माध्यम है। पर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। कैसे करते हैं, मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको बताता हूं। कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं।
हमसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है प्री के एग्जाम्स के अंतर्गत कि भाई ये एगारोज जेल जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो एगारोज जेल जो होता है ये हमें प्राप्त होता है समुद्री घास। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें समुद्री घास, या फिर आप ये भी कह सकते हो सी विड्स जो होती है, उससे क्या होता है, सी विड्स से होता है ये प्राप्त। कैसे स्थानांतरित करेंगे? तो जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं कि भाई ये मैंने एक प्लेट ले ली, और इस प्लेट के अंतर्गत मैंने क्या रख दिया, इस प्लेट के अंतर्गत रख दिया मैंने एगारोज जेल जो है इस प्लेट के अंतर्गत भरा हुआ है, फिलअप किया। और इसके ऊपर डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए के जो खंड हैं, डीएनए के जो टुकड़े हैं, वो हमने इसके ऊपर रख दिए। इस तरीके से कहीं पर कोई छोटा टुकड़ा है, कहीं पर कोई बड़ा टुकड़ा है, फिर कोई छोटा टुकड़ा यहाँ पे फैला हुआ है, फिर कोई बड़ा टुकड़ा आ गया, इस तरीके से। तो इनको इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। छोटा खंड, यानी कि ये अनियमित रूप से क्या है, फैले हुए हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं। इनको हम क्या करेंगे, अब इन्हें हम अलग कर रहे हैं, उसी विधि को तो हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रो। इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं, इतना काम करने के बाद हम इस प्लेट के द्वारा, ये जो प्लेट है हमारी जिसमें हमने एगरोज जेल डाला हुआ है, इस प्लेट के ऊपर हम क्या लगाते हैं, इस प्लेट के ऊपर हम लगा देते हैं दो इलेक्ट्रोड। क्या लगा देते हैं, इस प्लेट में हम लगा देते हैं दो इलेक्ट्रोड, हमने इस प्लेट में लगा, इस तरीके, एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर लगा। एक को हमने बना दिया नेगेटिव, एक को हमने बना दिया पॉजिटिव। जो हमारा नेगेटिव सिरा है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं कैथोड। और जो हमारा पॉजिटिव सिरा है उसे हम क्या बोलते हैं। तो अगला जो स्टेप हमारा हुआ इसके बाद, वो अगला स्टेप क्या हुआ, इस संवर्धन युक्त माध्यम प्लेट युक्त जो थी, संवर्धन माध्यम युक्त जो प्लेट थी उसमें हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिख देता हूं, संवर्धन माध्यम प्लेट में, प्लेट में क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते। हाँ, हमने इसमें लगा दिए इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो विद्युत धारा, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि इलेक्ट्रोड लगाने के बाद विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित कर, विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, फ्लो करते हैं। यहां है मेन चीज, देखिए कि जब विद्युत धारा का फ्लो हम इसमें करेंगे तो हमारे डीएनए जो खंड है ये कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने की बात है कि डीएनए जो खंड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो डीएनए खंड के बारे में याद रखना, वो नेगेटिव चार्जेस के होते हैं। डीएनए खंड कैसे होते हैं, डीएनए खंड होते हैं नेगेटिव आवेश वाले। और नेगेटिव आवेश वाली जो चीज है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम वो किस तरफ करेंगे, अपोजिट जो चार्ज है उसकी तरफ क्या करने लगे। यानी कि नेगेटिव चार्जेस के जो डीएनए खंड हैं ये मोशन करेंगे, गति करते हुए किस तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी तरफ क्या करने लगते, गति कर। अब यहां पे ये बात ध्यान रखना है कि डीएनए खंड किस तरफ जाते हैं, डीएनए खंड जो है, डीएनए खंड एनोड की तरफ, एनोड मतलब धनावेशित जो है, एनोड की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं, एनोड की तरफ गति करते हैं। अब हमसे कोई ये पूछे या हम ये जानना चाहें कि भाई एनोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो उसका रीजन मैंने ये बता दिया कि एनोड की तरफ क्यों जाते हैं। ये इसका कारण हो गया कि एनोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो किस तरीके के हैं, नेगेटिव चार्जेस, ये इसकी तरफ गति करने लगेंगे। और गति करेंगे तो किस क्रम में, आकार के क्रम में क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित। गति के पश्चात क्या होंगे, एनोड पर आकार के क्रम में क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित। एनोड पर आकार के क्रम में, आकार के क्रम में क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। और इसी प्रभाव को हम क्या नाम देते हैं,
इसी प्रभाव को हम नाम देते हैं छलनी प्रभाव। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसी प्रभाव को कहा जाता है छलनी प्रभाव। सिव इफेक्ट के नाम से हम इसी प्रभाव को जानते हैं कि आकार के क्रम में क्या हो जाता है। आकार के क्रम में कैसे व्यवस्थित होंगे? तो जो छोटे टुकड़े होंगे वो तेजी से गति करेंगे और जो बड़े टुकड़े होंगे वो धीरे गति करेंगे। तो छोटे टुकड़े जो तेजी से गति कर रहे हैं वो एनोड के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे, जबकि बड़े टुकड़े जो होंगे वो एनोड से थोड़ी दूरी पर व्यवस्थित। छोटे टुकड़े तेज गति के कारण, छोटे टुकड़े या छोटे खंड भी लिख सकते हो, छोटे टुकड़े तेज गति के कारण क्या करते हैं? तेज गति के कारण एनोड के बिल्कुल पास, एनोड के बिल्कुल पास, जबकि जबकि बड़े सिरे या बड़े टुकड़े, बड़े खंड एनोड से थोड़ा दूर व्यवस्थित हो जाते हैं। बड़े खंड एनोड से क्या हो जाते हैं? एनोड से दूर व्यवस्थित हो, एनोड से दूर क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित। तो हो गए ये आकार के क्रम में व्यवस्थित, और इसी प्रभाव को हम क्या बोल रहे हैं? इसी प्रभाव को बोल रहे हैं हम छलनी प्रभाव। अगर हम इनको देखना चाहें तो हम इन्हें देख भी सकते हैं, और देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखने के लिए इन्हें क्या करेंगे? हम इन्हें एक रंजक होता है, एक स्टेन होता है, जिसकी सहायता से हम इसको रंजित कर सकते हैं, यानी कि रंग सकते हैं, और उसका नाम होता है ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड। तो ईटीबीआर से रंगने पर, ईटीबीआर जो है, ईटीबीआर का पूरा नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने पर, अभिरंजित करने पर ये नारंगी रंग की पट्टी में दिखाई देते। ऐसी पट्टी में, नारंगी पट्टी में दिखाई देते, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि भाई ये व्यवस्थित हो चुके हैं, दिखाई देते। अब लास्ट में हम क्या कर लेंगे? इनको लास्ट में हम इन टुकड़ों को यहां से काट कर क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। अंत में इन्हें, अंत में इनको क्या करते हैं? अंत में इनको एगारोज जेल से काटकर अलग कर लेते। एगारोज जेल से काटकर क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते, काटकर अलग कर लेते। और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम छालन प्रभाव। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है छालन प्रभाव। छालन प्रभाव का मतलब इल्यूशन इफेक्ट, इल्यूशन इफेक्ट के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो इस तरीके से डीएनए के जो जीन किसी डीएनए पर पाया जाता था, उस डीएनए को हम क्या करेंगे? काटकर और उसको आकार के क्रम में क्या कर लेंगे? व्यवस्थित। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड जो होता है उसका प्रयोग करें। अब इन टुकड़ों को हम क्या करेंगे? किसी होस्ट सेल्स के अंतर्गत ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता होती है, मैंने कहा उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाहक, यानी कि वेक्टर। उसे क्या कहते हैं? वाहक, यानी कि वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर खुद भी डीएनए खंड ही होते हैं, या डीएनए ही होते हैं, जो क्या करते हैं? जो एक कैरियर का काम करते हैं। मतलब डिजायर्ड जीन जो था हमारा, उसको किसी भी होस्ट सेल्स में पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जिसकी सहायता ले रहे हैं, वो कौन है? हमारा वेक्टर होता है। तो वेक्टर की डेफिनेशन होती है ऐसे डीएनए खंड जो डीएनए इच्छित जीन जो होता है उसको किसी भी दूसरी होस्ट सेल्स में पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ऐसे डीएनए या ऐसे डीएनए अणु
जिनका उपयोग जिनका उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसी विदेशी या फॉरेन जीन, किसी विदेशी या आप ये लिख सकते हो फॉरेन जीन है, विदेशी जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए परपोषी कोशिका में स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। परपोषी कोशिका में स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग करते उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेक्टर या उन्हें हम क्या कहते हैं? वाहक के नाम से। वाहक जो होते हैं ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं अपने पास, जैसे कुछ में से कोई प्लाज्मिड काम में ले सकते हैं, कुछ में हम कोस्मिड काम में लेते हैं, कुछ में बैक्टीरियोफेज काम में लेते हैं, कुछ में हम फेस्मिड काम में लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाहे तो अपन लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले हैं हम इनको इसी क्लास के अंतर्गत, तो जैसे आप ले सकते हो प्लाज्मिड काम में, या फिर आप काम में लेते हो कोस्मिड, या फिर आप काम में लेते हो फेजमिड, या फिर आप काम में लेते हो बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भक्षी, बैक्टीरियोफेज जीवाणु भक्षी, या फिर आप जंपिंग जीन, इनमें से किसी का भी उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली रूप से किसका उपयोग किया जाता है? प्लाज्मिड जो है इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। मोस्ट एंड वाइडली यूज इसका होता है, वाइडली यूज होता है प्लाज्मिड। और अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से प्लाज्मिड का, तो यहां पे भी आप लिख सकते हो ई कोलाई बैक्टीरिया जो हमारा होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के ई कोलाई बैक्टीरिया के K12 वेरिएंट जो होता है, प्रभेद बोलते हैं इसको हिंदी, वैसे इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएंट, K12 प्रभेद से प्राप्त PBR 322 जो होता है, इसका उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग इसी का किया जाता है, PBR 322 का। अब ये PBR जो है इसका नाम क्या होता है? अगर PBR के हम नाम की बात करें तो इस PBR का नाम होता है, इसका नाम होता है प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रीगेज, ये इसका नाम होता है। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इस प्लाज्मिड। बाकी और क्या क्या होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इससे शुरुआत करते हैं कि हम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्लाज्मिड की ही बात करते हैं सबसे पहले, कि हमारा पहला जो वेक्टर है वो कौन है? प्लाज्मिड। यही है सबसे इंपॉर्टेंट, भी यही है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड की खोज किसने की थी? इसके खोजकर्ता में हम बात करें तो दो वैज्ञानिक आते हैं। डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी इसकी? तो दो वैज्ञानिक हैं, एक तो है लेडरबर्ग और एक होता है विलियम हे। इन दोनों ने मिलकर इसकी क्या की थी? विलियम हेग्स। है क्या प्लाज्मिड? होता क्या है प्लाज्मिड? क्या होता है? जीवाणु में उपस्थित वर्तुलाकार डीएनए जो होता है, जीवाणु में उपस्थित अतिरिक्त वर्तुलाकार डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो होता है, अतिरिक्त वर्तुलाकार डीएनए जो होता है, इसका उपयोग किया जाता है। वर्तुलाकार डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। अब देखो ये प्लाज्मिड जो होता है ये काम कैसे करता है उसकी हम बात करते हैं।
तो प्लाज्मिड काम कैसे करता है? सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने लिया एक डिजायर्ड जीन, हमारा इच्छित जीन हमने ले लिया। इस इच्छित जीन को हमने किसके साथ जोड़ दिया? इस इच्छित जीन को हमने जोड़ दिया प्लाज्मिड। जोड़ दिया, क्या बन गया? मान लीजिए मैंने एक ऐसी संरचना बना ली कि ये हमारा प्लाज्मिड था और इसके ऊपर हमने ये इच्छित जीन जो है वो यहां स्थापित कर दिया। तो अब क्या करेगा ये जो हमारे पास नई संरचना बनी है, इस नई संरचना को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको आरडीएनए। आरडीएनए का नाम मैंने आपको पहले बताया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है, पुनर्योगज डीएनए होता है, ये बन गया हमारे पास, इसका नाम हो गया ये। अब ये क्या करेगा? अब ये अपनी कॉपियां बनाएगा, यानी कि अपनी बहुत सारी ये प्रतिकृति तैयार करेगा। एक इसने यहां बना दी, एक इसने अपनी कॉपी यहां, यानी कि ये तेजी से क्या करने लगता है? ये तेजी से अपनी कॉपियां, अपनी फोटोकॉपी जो है वो क्या करने लगेगा? तैयार करने लगेगा। इस तरीके ये आगे चलकर और अपनी कॉपियां तैयार कर लेंगे इस प्रकार से, ये भी आगे चलकर कॉपियां बना लेगा। तो इस तरीके से ये क्रिया क्या है? बढ़ती ही चली जाएगी, यानी कि बहुत सारे जो होंगे उनकी बहुत सारी कॉपियां तैयार हो जाएंगी। अनेकों कॉपियां अपने पास क्या हो जाएंगी? इस तरीके से इसकी तैयार हो जाएंगी, कॉपियां बन गई। ये जो क्रिया होती जा रही है, इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है जीन क्लोनिंग। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? इस प्रक्रिया का नाम होता है जीन क्लोनिंग, या आप इसको कह सकते हो जीन संवर्धन। और देखो, जीन संवर्धन करने के लिए क्या होता है, यानी कि क्या प्रक्रिया की इसने कि सबसे पहले हम हमारा जो इच्छित, जो डिजायर्ड जो जीन था उसको हम प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं, तो एक नया जीन या नया डीएनए अपने प्राप्त हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं काइमेरिक डीएनए, सी डीएनए भी बोल सकते हो इसको, और आर डीएनए। अब ये क्या करता है? अब ये अपनी बहुत सारी कॉपियां तैयार करता है, और कॉपियां बनने की जो क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग, या उसको, ये ऐसा काम करता क्यों है? क्योंकि जीन क्लोनिंग के लिए इसमें एक विशेष बिंदु पाया जाता है, और उस बिंदु को हम क्या नाम देते हैं? ओरी सेंटर, या उसको उद्भव बिंदु के नाम से जानते हैं। तो जीन क्लोनिंग के लिए क्या होता है? जीन क्लोनिंग के लिए इसमें एक विशेष बिंदु पाया जाता है। जीन संवर्धन के लिए प्लाज्मिड में, जीन संवर्धन के लिए प्लाज्मिड में एक विशेष बिंदु पाया जाता है। एक विशेष बिंदु क्या होता है? इसमें उपस्थित होता है, और इस विशेष बिंदु का नाम क्या होता है? इस विशेष बिंदु का नाम होता है उद्भव केंद्र। क्या होता है? उद्भव केंद्र बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ओरी सेंटर। इसलिए हम सबसे ज्यादा किसका उपयोग करते हैं? प्लाज्मिड का उपयोग। प्लाज्मिड जो है वो अलग अलग काम में आते हैं, जंतुओं के लिए अलग काम में आते हैं, पादपों के लिए अलग काम में आते हैं। तो पादपों के लिए और जंतुओं के लिए कौन से काम में आते हैं? जंतुओं के लिए उपयोगी प्लाज्मिड कौन सा होता है? जंतुओं के लिए उपयोगी प्लाज्मिड होता है ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त ई कोलाई से प्राप्त क्या? प्लाज्मिड। और पादपों के लिए कौन सा काम में आता है? प्लांट के लिए अगर हम बात करें, तो पादपों के लिए उपयोग, पादपों के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उपयोगी प्लाज्मिड, और वो कौन होता है? तो पादपों के लिए उपयोगी प्लाज्मिड होता है टीआई व आरआई। टीआई का पूरा नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ट्यूमीफेसियंस, ये इसका नाम होता है।
ठीक है। तो एक तो हमारा जो वेक्टर था वो हुआ प्लाज्मिड। एक जो हमारा वेक्टर होता है वो कौन होता है? एक हमारा वेक्टर होता है बैक्टीरियोफेज, जीवाणु जी। एक होता है हमारा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी क्या है? ये एक ऐसा वायरस है, जीवाणु भोजी। ये एक ऐसा वायरस होता है जो जीवाणुओं को इन्फेक्ट भी कर सकता है और उनको डेस्ट्रॉय भी कर सकता है, उनको नष्ट भी। तो जीवाणु भोजी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ऐसा वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित या नष्ट कर सकता है, संक्रमित या भक्षण कर सकता है उनका, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज। और यहां जो उपयोगी प्लाज्मिड है हमारे लिए, मतलब उपयोगी जो बैक्टीरियोफेज है हमारे लिए, वो कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत दो होते हैं। एक तो होता है लैम्बडा फेज, जिसको अपन नाम देते हैं, और एक को नाम दिया जाता है M13, जिसको कहा। ठीक है, तो ये दो हैं। एक तो कौन सा है? लैम्बडा फेज वायरस। और एक कौन सा होता है? M13 फेज वायरस। इन दोनों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? वेक्टर के रूप में। ये दो हैं जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? का उपयोग किया जाता है वेक्टर के रूप में। ये है वेक्टर के रूप में। इसी तरीके से एक अपना जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एक होता है अपना, ये भी एक प्लाज्मिड है, ध्यान रखना, सॉरी, वेक्टर है अपना ये। एक जो अपने पास होता है वो कौन सा होता है? एक अपने पास जो वेक्टर है वो है कोसमिड। कोसमिड ये भी क्या होता है? एक वेक्टर। और देखो इसके नाम से पता चलता है अपने को, इसके अंतर्गत दो शब्द हैं। एक शब्द जो हमने लिया है वो तो लिया है कोससाइट, कोससाइट। और एक हमने क्या लिया है? प्लाज्मिड। मिड, मिड का मतलब क्या है? प्लाज्मिड। ये हमने कहां से प्राप्त की? ये हमने कोसाइट प्राप्त की बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज से इसको क्या किया हमने? प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियोफेज से प्राप्त कोसाइट और प्लाज्मिड दोनों को मिलाकर हमने किसको तैयार किया है? कोसमिड को तैयार किया। तो आप कह सकते हो कि ये कैसा है? ये है कृत्रिम वेक्टर है, ये आर्टिफिशियल वेक्टर होता है, कृत्रिम वाहक होता है ये, जिसको हमने क्या किया है? तैयार किया है एक विशेष विधि। इसी तरीके से अगला जो हम बात करते हैं वो कौन सा है हमारा? एक जो हम वेक्टर काम में लेते हैं वो होता है हमारा फेजमिड, है वो फेजमिड। और इसको हमने कहां से तैयार किया? तो देखिए इसके भी नाम से आपको पता चल जाए, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, और साथ में मिड का क्या ले लिया? प्लाज्मिड। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या किया है? तैयार। तो ये भी कैसा है हमारा? आर्टिफिशियल वेक्टर है, ये कृत्रिम वाहक है। और एक वाहक हमारे पास कौन होता है जिसको हम बोलते हैं जंपिंग जीन? एक को क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं जंपिंग जीन होता है। और इसकी डेफिनेशन देखो, इसके नाम से ही पता चल रही है, जंप। जंप का मतलब जो उछलता रहता है, यानी कि ये ऐसे जीन है जो डीएनए पर लगातार अपनी स्थिति को क्या करते रहे? बदलते रहे। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे जीन जो डीएनए पर अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति को लगातार बदलते रहते हैं, अपनी स्थिति को लगातार क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जंपिंग जीन। और इसकी खोज किसने की थी? इसके खोज करता है बारबरा मैलकिंटॉफ।
बारबरा मैक्लिंटॉफ। कहाँ की थी इन्होंने खोज? इन्होंने इसकी खोज की थी अमेरिका में। तो ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं? वेक्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर के अंतर्गत आज की इस क्लास में हमने अध्ययन किया है एक तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का, और एक हमने अध्ययन किया है किसका? वेक्टर कौन कौन और किस प्रकार से कार्य करते हैं। नेक्स्ट चर्चा जो भी है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कंटिन्यू जारी रहेगी अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस